9. Others may join later on, and I think I will start. So the topic for today is fasting. There is a relevance to it also because as we know, Navratras are on, and in Navratras we all fast. So I thought that fasting, the topic of fasting and this juncture of, so that's why we are fasting में जो हमारी क्लास होगी, it will be I think we will be able to wind it up in 2 classes. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. सो एक क्लास आज और एक अगली में हमारा फास्टिंग खत्म हो जाएगा. हमारे फर्स्ट पेपर का एक यूनिट जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट स्टडी थी वो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. सो सेकंड ये होगा. इसके बाद डाइटिक्स और न्यूट्रिशन रहता है. न्यूट्रिशन इज क्वाइट स्मॉल, वो शायद एक ही लेक्चर में चला जाए, और डाइटिक्स भी 1 या 2 में हो जाएगा. सो देन हमारे सेकेंड ईयर में 2 ही पेपर है. एक पेपर हमारा कंप्लीट होगा, देन वी मूव ऑन टू सेकेंड, जिसमें क्रोमोथेरेपी, मैनिपुलेटिव थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये 3 थेरेपीज हम लोग देखेंगे. सो मूविंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फास्टिंग, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टारवेशन. नाउ fasting has been defined as complete abstinence from food for a varying length of time. पूरी तरह से खाना छोड़ देना एक निश्चित समय के लिए, इसे उपवास कहते हैं. So complete abstinence from food for a varying length of time is fasting. Now this word fasting has been derived from the Old English. There was a word in Old English called feaston, Feastan, feaston, which meant to observe or to be strict. ये एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि फास्ट वर्ड किस वर्ड से निकला. 4 वो दे देंगे आपको, तो उसमें एक फीस्टन वर्ड अगर है तो आपने वहां टिक कर. सो इट मीन्स टू ऑब्जर्व और टू बी स्ट्रिक्ट. नाउ फास्टिंग इज नेचर्स ओल्डेस्ट, most effective and least expensive method of treating diseases. Now question will be, name the the oldest, most effective and least expensive method of treating disease. So you will fill fasting. एक नेचुरोपैथ हुए हैं डॉक्टर आर्नोल्ड एहरेट. फास्टिंग को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा है, मैं ये इसलिए कोट कर रहा हूं कि इस कोट को कहने वाला कौन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. He says fasting is nature's only universal and omnipotent. Omnipotent होता है सर्वशक्तिमान. हम भगवान के लिए यूज करते हैं omnipresent, हर जगह जो विद्यमान है, omniscient, जो हर कुछ जानता है, and omnipotent, जो सब कुछ करने में सक्षम है. तो नेचर क्योर के फील्ड में फास्टिंग को omnipotent कहा है डॉक्टर आर्नोल्ड एहरेट. He describes it as nature's only universal and omnipotent remedy of healing. So, जब हम अब सब जानते भी हैं कि फास्टिंग it allows the body to rest, detoxify and to heal. 3 फंक्शंस हैं इसके. आराम भी देती है शरीर को, डिटॉक्सिफाई भी करती है, कीटाणु रहित भी करती है, और ठीक भी करती है, हील भी करती है. हमने 5 तत्व फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, पंच महाभूत. उसमें से जो पहला तत्व है या पहला महाभूत है वो है आकाश, जिसे ईथर कहते हैं. सो फास्टिंग से हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है. ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया, बाय फास्टिंग वी गेट विच एलिमेंट. द आंसर वुड बी ईथर और आकाश तत्व. आकाश तत्व सभी तत्वों में सबसे पहला तत्व होने के कारण इट इज द बेस ऑफ द यूनिवर्स. सो हमें इसे अचीव करने में मदद मिलती है फास्टिंग से. कैसे? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक सिस्टम है. हम सब जानते हैं कि हमारा जो वाइटल फोर्स है,
जीवनीय शक्ति जिसे आप कहते हैं, इसके दो मेन काम, वन इज टू डाइजेस्ट द फूड विच वी हैव टेकन इन, एंड सेकेंड इज उस फूड में हर चीज काम की नहीं होती, जो भी चीज बेकार की है, जो विजातीय तत्व है, जो फॉरेन मैटर है, उसकी एक्सक्रीशन। सो दो मुख्य काम हमारी वाइटल फोर्स करती है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ फॉरेन मैटर फ्रॉम आवर बॉडी। नाउ जब हम फास्टिंग करेंगे तो नेचुरली हम खाना बंद कर देंगे। जब आप खाओगे ही नहीं कुछ, तो उस जीवनीय शक्ति को, उसे पचाने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। एक बात कही जाती है कि दिस वाइटल फोर्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, ये किसी की इंक्रीज नहीं हो सकती। जैसी आपको नेचर से मिली है, थोड़ी ज्यादा, मीडियम, वो उतनी ही है, क्वांटिटी में नहीं बढ़ेगी। तो फिर उसकी ताकत बढ़ा सकते हो आप, दैट इज बाय वे ऑफ फास्टिंग। आप नेचुरली उसने दो काम करने हैं, तो 50% वो डाइजेशन पे लगाती है, 50% एक्सक्रीशन। आपने एक काम उसका फास्टिंग रख के बंद कर दिया। सो नाउ दैट वाइटल फोर्स हैज नॉट टू यूज इट्स ओन फोर्स, द 50% ऑफ इट फॉर डाइजेशन। तो क्या हुआ, अब सारी की सारी शक्ति वो आपके शरीर में से विजातीय तत्व को, या फॉरेन मैटर आप जिसे कहते हो, उसे निकालने में करेगी। 100% फोर्स ऑफ द वाइटल फोर्स विच बी यूज्ड टुवर्ड्स एक्सक्रीशन ऑफ द फॉरेन मैटर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी हेल्दी और क्लीन होगी, बिकॉज दुगनी शक्ति से एक्सक्रीशन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर एडवर्ड हुकर डीवी, जिन्होंने आप आगे पढ़ोगे ही, मैंने फर्स्ट ईयर में भी ये बात बताई थी, फर्स्ट ईयर के उसमें कल परसों, उन्होंने एक प्लान दिया है, नो ब्रेकफास्ट प्लान। इसका एक नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन फाइनल ईयर तक भी आ जाता है। हु प्रोपाउंडेड नो ब्रेकफास्ट प्लान? दैट इज डॉक्टर एडवर्ड हुकर डीवी। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही है। ही सेज व्हेन अ पेशेंट स्टॉप्स टेकिंग फूड, द डिजीज एंड नॉट द पेशेंट डाइज ऑफ स्टारवेशन। खाना छोड़ने पर इंसान या मरीज भूख से नहीं मरता, उसकी बीमारी भूख से मर जाती। क्यों कहा जाता है, जब आप बीमार होते हैं, कई बार खुद भी हमारा मन नहीं करता, बिकॉज अंदर से नेचर हमें रोकती है। बीमार व्यक्ति जब खाना खाएगा तो वो उसको पौष्टिक नहीं होगा उसके लिए, वो उसकी बीमारी को पुष्ट करता है। सो बीमारी को मारने के लिए फास्ट करना जरूरी कहा गया है। ऑलमोस्ट आप आगे जब पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में भी आएंगे, तो आपकी जितनी भी डिजीज आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम में एक रेमेडी दिखाई जाएगी, फास्टिंग। फास्टिंग से अभी आज हम और भी पढ़ेंगे तो पता लगेगा डिफरेंट फास्ट डिफरेंट डिजीज को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। हु सेज व्हेन अ पेशेंट स्टॉप्स टेकिंग फूड, द डिजीज एंड नॉट द पेशेंट डाइज ऑफ स्टार्वेशन। सो दैट इज बाय डॉक्टर एडवर्ड हुकर जी। नाउ एक बड़ी वर्ल्ड फेमस अथॉरिटी मानी जाती है न्यूट्रिशन पे, डॉक्टर रेगनर बर्ग। उनके मुताबिक यूज फास्टिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग। ये नेचुरोपैथी क्या कहती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पर अगर डॉक्टर रेगनर बर्ग का पूछ लेते हैं एक सवाल, एक नंबर का, कि एज पर डॉक्टर रेगनर बर्ग, हु इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फेमस अथॉरिटी ऑन न्यूट्रिशन, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग, तो आप बताएंगे जूस फास्ट। मैं ये इसलिए थोड़ा सा जोर दे रहा हूं कि हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, नेचुरोपैथी एज अ होल बेस्ट फास्टिंग किसे मानती है, और एक पर्टिकुलर नेचुरोपैथ जो वैसे वर्ल्ड फेमस हैं, वो किसे मान। तो ये ध्यान रखना है, जूस फास्टिंग को डॉक्टर रेगनर बर्ग ने बेस्ट कहा, और नेचुरोपैथी ने किसे कहा है वो आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टारवेशन। देखने में कई बार एक सा लगता है, स्टारवेशन में भी खाना नहीं मिलता, फास्टिंग में भी खाना नहीं मिलता, बट अंडरलाइन डिफरेंस बड़ा प्रोमिनेंट है इसका।
दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों में खाना नहीं खाते, लेकिन इनके कॉजेज, पर्पसेस और रिजल्ट्स ये हम समझ सकते हैं डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया है उन लोगों को जिनका ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो वो डिफरेंस उसमें पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टारवेशन। सो तकरीबन 7-8 मैंने पॉइंट्स इसमें निकाले हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, फास्टिंग इज विलफुल, हम अपनी इच्छा से उपवास रखते हैं। स्टारवेशन इज कंपल्सिव, खाना नहीं मिल रहा, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो मजबूरी में खाना ना खाना स्टारवेशन हो गया, और मर्जी से खाना ना खाना फास्टिंग है। सो फास्टिंग इज विलफुल, स्टारवेशन इज कंपल्सिव। सेकेंड, इसी से निकला, इट इज अ कंडीशन accepted voluntarily by an individual where he deliberately avoids taking food for a particular period, whereas starvation is a condition arising out of circumstances, that is inability to get food while the individual is very much willing to eat. So those circumstances which are external and beyond his control, उसके हाथ में नहीं है, starvation तभी हो, उसके हाथ में है तो फास्टिंग। थर्ड, fasting is a cleaning and healing process, whereas starvation is a destructive process which will come after fasting if fasting is not ended. एक समय की फास्टिंग है आपकी, 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन, वो आगे उसके फॉर्म हम देखेंगे, जहां फास्टिंग खत्म होती है और आप उसे तोड़ते नहीं हो, स्टारवेशन शुरू हो। सो आफ्टर फास्टिंग स्टारवेशन कम्स, उससे पहले वो फास्टिंग है। दोनों का सबल डिफरेंस है। नाउ फोर्थ, फास्टिंग इज अ साइंटिफिक मेथड of ridding the system of diseased tissues and foreign or morbid matter and is invariably accompanied by beneficial results. फास्टिंग के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और हमारी जो डिजीज्ड टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, या हमारे अंदर जो विजातीय तत्व है, फॉरेन मैटर है, ये उसे किल करता है साइंटिफिकली। Whereas starvation is totally unscientific method, resulting in deprivation of the tissues from nutrients which are required by the system and is invariably accompanied by disastrous results. भूख से मृत्यु तक हो जाती है। सो वो साइंटिफिक, ये अनसाइंटिफिक है, वो बेनिफिशियल है, ये डिजास्टर्स रिजल्ट्स। फिफ्थ, फास्ट commences with the omission of first meal and ends with natural hunger. ये का रूल कहा जाता है जब आप फास्ट स्टार्ट करते हैं, जब आपको प्राकृतिक रूप से so it commences with the omission of first meal and ends with the natural hunger, whereas starvation begins with the natural hunger and terminates in death if it is continued. So natural hunger जहां लगा और आपने खाना खा लिया, फास्टिंग एंड हो गया। आपने नहीं खाया तो स्टारवेशन स्टार्ट है। सिक्स्थ, fasting is a process which expels foreign matter and useless fatty tissues, thus elevating energy and eventually restoring health in the true sense of the word. On the contrary, starvation is the process which wastes the healthy tissues, depletes the vitality, and takes the body towards disease, followed by death in case of continuation. स्टारवेशन डिजीज की तरफ ले जाता है जो फैटल हो सकती है, फास्टिंग आपको हीलिंग की तरफ ले जाता है जो बेनिफिशियल होती ही है, हो सकती है क्या, होती है। सेवंथ, फास्टिंग एलिवेट्स योर बॉडी, माइंड एंड सोल। हो सकता है हमारे मन में आए कि बॉडी को तो ठीक है,
माइंड एंड सोल कैसे, ये अभी आज के टॉपिक में हम करेंगे डिस्कस, मैं अभी रोक रहा हूं. सो फास्टिंग एलिवेट्स बॉडी, माइंड एंड सोल, whereas starvation dampens body, mind and soul. So these were the 7 subtle differences between fasting and starvation. Now next topic है हमारा different types of fasts. It's quite important so far as the offline people are concerned. ऑनलाइन के लिए इसमें वन लाइन के निकलेंगे, वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा. Different types of fasts and how fast is related to physical rest. ये 5 नंबर का कई बार एक शॉर्ट नोट इस पे आ गया कि फिजिकल रेस्ट से इसका क्या रिलेशन है, वो भी अभी देखेंगे. सबसे पहले क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग हैं. देखिए फास्टिंग जो है, एज पर योर एज एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन, different type of fasts are there which are recommended by naturopaths और other persons जो फास्टिंग को अडॉप्ट करते हैं. सबसे पहला है मॉर्निंग फास्ट. मॉर्निंग फास्ट में ये फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट. मैं बेस्ट नहीं कह रहा हूं, हमें ये थोड़े डिफरेंसेस देखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे घुमाकर एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसका जवाब उसमें लिख देते हैं. बेस्ट फास्ट का तो जूस फास्ट लिख दिया, जबकि वो रेगनर बर्ग ने कहा था, अदरवाइज नेचुरोपैथी उसे नहीं कहती है. अच्छा है लेकिन बेस्ट नहीं. इसी तरह से इजीएस्ट और सिंपलेस्ट फास्ट कौन सा है, वो है मॉर्निंग फास्ट. इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्रेकफास्ट छोड़ दो. इस फास्ट को, ये फिर वन लाइन क्वेश्चन भी साथ में आ गया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड मेड पॉपुलर बाय, अभी मैंने बताया था, एडवर्ड हुकर डीवी. उनको नाम दिया था, टैग दिया था इसे, नो ब्रेकफास्ट प्लान. If you want to maintain your good health, please leave breakfast. So who propounded no breakfast plan? Dr. Edward Hooker D. Spelling है EDWARD, Edward, HWER Hooker and DWEYT. So this is in short the morning. इसमें सिर्फ आपने ब्रेकफास्ट छोड़ना है. इसको प्रोपाउंड किया डॉक्टर एडवर्ड हुकर. सेकेंड इज इवनिंग फास्ट. इसका दूसरा नाम आता है हाफ और वन टाइम फास्ट. तो आपको कोई भी नाम पूछकर दूसरा नाम पूछा जा सकता है. इवनिंग फास्ट को और किस नाम से जानते हैं, हाफ फास्ट और वन टाइम फास्ट. इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ही समय का मील दिया जाता है और डिनर नहीं लिया जाता. सो इसका बेनिफिट कहाँ होता है, आमतौर पे जब क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, अब हम बाय नाउ, हमारे पिछले लेक्चर एक बीच में हुआ भी था जिसमें हमने क्रॉनिक डिजीज का सुना था. तो क्रॉनिक डिजीजेस को मैं बीच में रोक रहा हूँ. काफी लोगों के माइक्स ऑन हैं, काइंडली माइक्स अपने ऑफ कर लें बिकॉज डिस्टर्बेंस आती है इसमें फिर. थैंक यू. तो क्रॉनिक डिजीज में बेनिफिशियल है इवनिंग फास्ट. 250 रुपए में 100 रुपए शेयर इसकी फीस है. हाँ पे करनी है ऑनलाइन, उनकी ऑनलाइन पे करनी होती है. सर अपना माइक बंद कर लीजिए अपने आप को. ये बड़ी पॉपुलर है, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं. इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर फूड लिया जाता है. मोनो, सिंगल, नाम सही पता लग गया, मोनो फास्ट और मोनो. जैसे कि अगर सुबह आपने ब्रेड ली, चपाती ली, यानी कि ब्रेड को अंग्रेजी में उसे ब्रेड ही बोल देते हैं वो. अगर आपने सुबह चपाती ली तो शाम को सिर्फ सब्जी लें. एक चीज एक समय, रोटी सब्जी इकट्ठी नहीं, एक समय रोटी एक समय सब्जी. और अगले दिन आपने अगर कुछ भी फूड लिया तो फिर शाम को आप सिर्फ दूध लेंगे. एक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक फूड लेना मोनो डाइट या मोनो फास्ट कहलाता है. आमतौर पे जो ऑर्डिनरी एलिमेंट्स होती हैं बॉडी की, उनको दूर करने के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है.
और इसमें जनरली जो फ्रूट लिया जाता है वो सिट्रस फ्रूट होता है, जैसे मौसमी हो गई, संतरा हो गया, इस तरह की चीजें पूरी सिट्रस टाइप। फोर्थ इज, जिसको मैंने अभी बताया था, बेस्ट फास्ट कहा था डॉक्टर रेगनर बर्ग ने, जूस फास्ट। तो नाम से ही पता लगता है इसमें कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट जूस या वेजिटेबल सूप, ये इसमें लिया जाता है। ध्यान देना है हमने कि जूस फास्ट में कई लोग सोचते हैं दूध पी सकते हैं, नहीं। नेचुरोपैथी दूध को लिक्विड नहीं मानती, फूड मानती, इसके तत्वों के कारण। तो इस पर कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे हम लोग। सो जूस फास्ट में या तो फ्रूट का जूस हो या वेजिटेबल्स का सूप हो, बस, इसमें कोई अलग से चीज नहीं आएगी। इस फास्ट के दौरान एनीमा भी दिया जाता है, जिससे इंटेस्टाइन्स क्लीन होती, सॉलिड कोई जाता नहीं अंदर हमारे, और एनीमा से जब पानी लेकर हम उसे फिर वापस स्टूल के मूवमेंट से निकालते हैं तो इंटेस्टाइन्स पूरी तरह से क्लीन हो जाती हैं। ये कहाँ जूस फास्ट काम आता है? नए अलग अलग तरह की स्किन की और एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स को, स्किन डिजीजेस और पेट संबंधित बीमारियों से जूस फास्ट मुक्ति दिलाता है। इसमें जो जूस लेना होता है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का और स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, ये नहीं दिन में आप 50 बार जूस पी रहे हैं, नहीं। अगर आपने एक एक घंटे बाद पीना है, एक एक गिलास पीना है, क्या है वो, उसका प्लान बनाकर उस तरह से ही दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता, ना ड्यूरेशन को ना क्वांटिटी। देन नेक्स्ट इज फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो नाम से ही पता लग गया, इसमें आपने फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, बेसिकली रॉ, ये मेन चीज है। जूसी फ्रूट्स, जूसी वेजीज इसमें आमतौर पर ली जाती हैं, और इसमें भी एनीमा साथ में दिया जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल होती है, खून आता है उसमें, ब्लीडिंग पाइल वाले अगर लगातार 21 दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहते हैं तो ये 21वें दिन डिसअपियर हो जाती है पाइल्स, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। सो फॉर ब्लीडिंग पाइल्स ये रामबाण है। ये फिर क्वेश्चन भी आ जाता है, दी पेनेशिया फॉर ब्लीडिंग पाइल्स इज फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिक्स्थ इज कंप्लीट फास्ट। नाउ नाम से फिर थोड़ा सा हमें अंदाजा लग जाएगा, इसमें कुछ नहीं लेना, कंप्लीट, ओनली वाटर इज टेकन, कोई सॉलिड फूड नहीं, कोई लिक्विड फूड। कई तरह की क्रॉनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी, इस सब में कंप्लीट फास्ट बड़ी रामबाण औषधि मानी जाती है। अब वो सवाल आ गया जो कॉन्ट्रेरी टू डॉक्टर रेगनर बर्ग था, एज पर नेचुरोपैथी the best form of fasting is complete fast. As per Dr. Regnerberg, the best form of fasting is juice fast. So ये confusion हमें रोकनी है। जूस फास्ट को बेस्ट माना है डॉक्टर रेगनरबर्ग ने, जो वर्ल्ड फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नेचुरोपैथी एज अ होल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेचुरोपैथ्स है, वो कंप्लीट फास्ट को ही बेस्ट फास्ट मानती है। अगला जो हम सब में से ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा जरूरी होगा, दैट इज वीकली फास्ट। इसमें कंप्लीट फास्ट रखते हैं वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार, पूरा सिर्फ पानी। ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग मेथड है। हमारे अंदर जो सारा हफ्ता हमने पता नहीं क्या क्या खाया, वो जो अंदर जमा है, अगर एक दिन आपने बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ पानी पिया, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और अगले हफ्ते के लिए फिर से उसे तैयार करता है। हम फिर अगले हफ्ते जब पार्टीज बूटीज इधर उधर सब कुछ गलत गलत खा सकते हैं, तो ये इसलिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि आपको हफ्ते भर का खाया हुआ एक दिन में ही क्लीन कर देगा, अगले हफ्ते के लिए फिर से इन्हीं चीजों को खाने के लिए तैयार कर देगा। खास तौर पर ये क्वेश्चन कई बार आया है, ऐसे लोग जिनका सिटिंग का जॉब है, डॉक्टर्स,
लॉयर्स या किसी ऑफिस में आप 10 से 5 बैठने का ही काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग है वीकली फास्ट, क्योंकि मूवमेंट कम होती है, सिर्फ खाते हैं और कहीं भी एक्सरसाइज नहीं है, सैर नहीं है। ज्यादातर जिन लोगों का इस तरह का है, सिटिंग जॉब ज्यादा है, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, तो अगले हफ्ते के लिए वो तैयार होते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ट्रेमेंडसली इंप्रूव होता है, हैवीनेस खत्म होती है। कई लोगों को हेडेक बड़ी रहती है, वो हेडेक खत्म होती है बिकॉज जो गैस फॉर्मेशन होती है वो एक हफ्ता, एक दिन जब आपने बिल्कुल छोड़ा, वो सारी सबसाइड कर जाए। और कई तरह की मेंटल और फिजिकल एलिमेंट्स के लिए वीकली फास्ट अच्छा माना जाता है। अगला, पार्शियल फास्ट और शॉर्ट फास्ट। छोटा छोटा मतलब 1-2 घंटे का नहीं है। इसमें क्या है, कंप्लीट फास्ट आप 3 से 7 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल और शॉर्ट। अब कंप्लीट का हमने देखा था सिर्फ पानी लिया। 3 से 7 दिन अगर आपने ऐसा फास्ट रखा तो देन इट विल बी कॉल्ड शॉर्ट फास्ट। ये कहां काम आता है, फीवर में, वॉमिटिंग में, ठंड लग जाती है जिन लोगों को बहुत, तो शॉर्ट फास्ट रखा जाता है जिससे कि इससे क्योर हो। अब आ गया लॉन्ग फास्ट। लॉन्ग फास्ट गांधी जी का फेवरेट फास्ट। अब डॉक्टर एग्नेबर्ग देखा आपने, नेचुरोपैथी देखा, गांधी जी का भी देखेंगे, तो लॉन्ग फास्ट उनका, वो आपको पता है वो बात बात पे अनशन पर बैठ जाते थे। तो लोग तो सोचते थे वो कुछ हो ना जाए, बट वो बेसिकली अपने आप को, क्योंकि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ नेचुरोपैथी, तो वो ये कहते थे भी लोगों का काम हो जाता है और मेरा लॉन्ग फास्ट। सो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस लॉन्ग फास्ट। इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं किया जाता लॉन्ग फास्ट के, लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि इसके पीछे थ्योरी वही है ना, जब नेचुरल हंगर होगा तो हमने छोड़ दिया। तो ये 7 से ऊपर कितने भी दिन का हो सकता है, 21 दिन, 50 दिन, 60-60 दिन तक के लॉन्ग फास्ट लोग ऑब्जर्व करते हैं। और कभी भी फास्ट रखने से पहले नहीं सोचते कि 20 दिन का रखेंगे, 21 दिन का। हाँ, शॉर्ट नहीं होगा, 7 दिन तो नहीं होंगे, 3 से 7 दिन से तो ऊपर रखें। पर जब बॉडी को नेचुरल हंगर की फीलिंग आएगी, हम छोड़ देंगे। ये इसमें बेसिक रूल होता है। किसी तरह की कंपटीशन नहीं करना कि उसने इतने दिन रखा था तो मैं इतने रखूंगा, नहीं। 7 दिन से ऊपर रखूंगा, चाहे 8वें दिन छोड़ दूं, लेकिन जब नेचुरल हंगर फील होगी तब छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक टाइम आता है जब आप लॉन्ग फास्ट रखते हैं, आपके जो हेल्दी टिश्यूज हैं, आपका फास्ट उन्हें खाना ना शुरू कर। शुरू में फास्ट फॉरेन मैटर को खाता है और एक समय के बाद हमारे शरीर की हेल्दी टिश्यूज को खाने लगता है, जिससे कि फिर हम स्टारवेशन करते हैं। सो हर एक की बॉडी का, हर एक की कैपेसिटी, स्टेमिना अलग अलग होता है। जैसे उसी तरह से फास्टिंग का भी स्टेमिना है, वो हम अपना खुद पहचान सकते हैं। वो मोमेंट जैसे ही आएगी, वो कैसी आएगी, कैसे पता लगेगा, वो आपको फाइनल ईयर में ये आएगा। उसके सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि अब समय आ गया, नेचुरल हंगर आ गई है, अब फास्ट छोड़। ये इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि ये लंबा है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि बिना पूरी नॉलेज लिए फास्टिंग की इस फास्ट को शुरू नहीं करना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के बाद ही करना चाहिए। और यहां तक कहा जाता है कि बेसिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ एक फास्ट स्पेशलिस्ट के ही इसे किया जाए, बिकॉज अगर आप उस समय को नहीं पहचान सके जहां नेचुरल हंगर स्टार्ट होता है, जहां इसने आपके फॉरेन मैटर को खाने की बजाय आपके शरीर की हेल्दी टिश्यू को खाना शुरू कर दिया, तो फिर आप इसके फायदे की बजाय नुकसान में चले जाए। और क्रॉनिक डिजीजेस में लॉन्ग फास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनी हाउ, 10th हमारा आ गया ब्रोकन फास्ट। ब्रोकन फास्ट में क्या है, अब थोड़ा सा जब हम इसको समझ लेंगे, हम इसका मीनिंग,
तो हमें आगे से पहचानना आसान हो जाए। इसमें फास्ट को तोड़ तोड़ कर करते हैं, ब्रोकन। जैसे कि कंप्लीट फास्ट आपने रखा 2 से 7 दिन, बेसिकली शॉर्ट फास्ट रखा। उसके बाद आपने लाइट नेचुरल इनटेक ऑफ फूड किया फॉर अ फ्यू डेज। 2 से 7 दिन कंप्लीट फास्ट पे रहे, फिर 2-4 दिन हम हल्का लाइट खाना खाते रहे, और फिर से हमने दोबारा फास्ट रख लिया, 2 से 7 दिन। तो ये तोड़कर रखना, रखकर तोड़ना, इसे ब्रोकन फास्ट कहते हैं। ये तब तक रखा जाता है जब तक जिस डिजीज को पिन पॉइंट करके आप रख रहे हैं वो दूर नहीं हो जाती। पर वो डिजीज क्या होती हैं? जितनी भी डिजीजेस पेन क्रिएट करती हैं, पेनफुल डिजीजेस, उनमें ब्रोकन फास्ट रखा जाता है, तोड़ तोड़ कर। पेन देने वाली डिजीज अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आता है, वन लाइनर तो मैं बीच में बताता ही रहूंगा। दैट इज कल्पा ट्रीटमेंट। अब कल्प, हमने कायाकल्प सुना है, बिल्कुल ही चेंज कर देती है चीज। इसी तरह से कल्पा का मीन वही है, टू रीजुविनेट और टू रीन्यू। नाउ इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होती है वो मिल्क से, बटर मिल्क से, आंवला से, ग्रेप से, ऐसी ऐसी कई चीजों से की जाती है। च्यवनप्राश हम सब जानते हैं, इसको बनाने वाले ऋषि च्यवन थे। ऋषि च्यवन जो थे वो आंवला कल्प पर बहुत फेथ करते थे, यही खुद भी करते थे और इसी से ट्रीटमेंट लोगों को दिया करते थे। आजकल जो पॉपुलर हैं वो 2 तरह के फास्ट कल्प, दुग्ध कल्प या मिल्क कल्पा जिसे आप कहेंगे, या छाछ कल्प, बटर मिल्क। ये 2 दूध या छाछ के कल्प आजकल ज्यादा पॉपुलर हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं नेचुरोपैथी के, उनके अंदर। कल्पा ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 45 से 60 दिन की होती है। ये एक नंबर। या व्हाट डू वी मीन बाय कल्पा? तो वो भी टू रीजुवेनेट और टू रीन्यू। नाउ सबसे पहले दुग्ध कल्प का थोड़ा सा देखें। फास्ट ऑन मिल्क, ये भी कह सकते हैं दुग्ध कल्प। इसमें सिर्फ नाम से ही पता है, दूध लिया जाता है दिन में 4 से 5 बार। ये जो दूध है ये गाय का हो तो सबसे अच्छा, वैसे होना ही गाय का चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस गाय को है, नहीं है किसी के लिए तो प्रॉब्लम, वो एक अलग बात है। ये दूध की थोड़ी थोड़ी मात्रा को 1-1 घंटे के अंतराल के बाद, इन ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, यू टेक स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ मिल्क, जो धीरे धीरे हम, क्योंकि 45 से 60 दिन तक चलना है, तो धीरे धीरे हम मात्रा बढ़ाते जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी डाइजेस्टिव कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और अ पेशेंट। जो लोग अंडरवेट हैं, जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ता या माल न्यूट्रिशन है, उन लोगों के लिए दुग्ध कल्प बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कम वेट वाले बच्चे, बड़े पतले, हम देखने में लगता है कि यार इसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, क्या बात है, या जो माल न्यूट्रिशन है उन बच्चों के। दूध में जैसे हमें सारी एलिमेंट्स तो पता ही हैं, तो ये हमारे जो शरीर की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, विटामिन ए, विटामिन बी, ये 4 चीजें इसमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड विटामिन में ए और बी। दुग्ध कल्प रखने से आई साइट में बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। छोटा मोटा जिनको 0.25 0.50 वाला चश्मे है, तो इसी एक ही बार में उतर जाता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दुग्ध कल्प सब। और जिनको नर्व्स की वीकनेस है, नर्वसनेस रहती है, या पेट या इंटेस्टाइन्स की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा दुग्ध कल्प जो है वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल जो पैदा होने की दर है, जो रेट है, उसे कम करता है, और बहुत अच्छा एंटासिड भी है। हमारी जो वाइटलिटी है और हेल्थ है वो एकदम इंप्रूव होती है। बढ़ तो सकती नहीं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा आ गया छाछ।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी वीक है, वो दूध पचा नहीं सकते, और दूध जैसा बेनिफिट लेना है दूध कल्प का, तो फिर उन्हें छाछ कल्प यानी कि फास्ट ऑन बटर मिल्क ये करना चाहिए। अब इसमें करने से पहले जो खास बात यह है कि इसमें दूध में से मक्खन जो निकालते हैं बिलोकर, वो पहले निकाल दिया जाता है, तभी वो सही मायने में छाछ बनेगी ना। चर्निंग प्रोसेस से उसको निकाल के तब फिर उसी तरीके से जैसा हमने दूध का करा, ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी पाचन शक्ति वीक है। ये समय थोड़ा सा ज्यादा लेता है दुग्ध कल्प के मुकाबले में, बट जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उन्हें दुग्ध कल्प नहीं करना चाहिए, उन्हें छाछ कल्प ही करना चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं, कई बार ये सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ कल्प, तो वो मैं बता देता हूं। कल्प ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले 1 से 2 दिन कंप्लीट फास्ट रखना एडवाइजेबल है, उसके बाद ही दूध कल्प को या छाछ कल्प को या जो भी कल्प आप करेंगे, किसी भी तरह का कल्प। दूसरा, कल्प भी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, तो किसी स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में करें तो बेटर है। थर्ड, इस पीरियड के दौरान हमें कंप्लीट रेस्ट रखना है, एक्सर्शंस नहीं करना। चौथा, हमें सेम फूड पर रहना है, मतलब वो तो क्लियर ही है, जब आप दूध कल्प करेंगे तो दूध ही लेना है, छाछ कल्प करेंगे तो छाछ ही लेनी, कभी छाछ कभी दूध, ये कभी नहीं करना। देन कोई भी क्राइसिस आता है इसके दौरान, अगर वो हम आगे बीच में क्राइसिस का चैप्टर भी बीच में क्वेश्चन लेंगे, जब तो उसमें पढ़ेंगे, इसी में आएगा, सेकंड क्लास में आएगा। तो क्राइसिस क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है हमेशा, तो उसको आपने ट्रीट करना है नेचर क्योर के हिसाब से, कुछ दवाइयां नहीं लेने लग जानी अगर कुछ छोटे मोटे क्राइसिस आते हैं। क्या आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और अच्छी तरह से इसके रूल्स की एजुकेशन लेने के बाद ही करना चाहिए। इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक था रिलेशन बिटवीन फास्ट एंड रेस्ट। एक क्वेश्चन आता है, फास्ट एंड डैश गो हैंड इन हैंड, वहां पर एनीमा या और कुछ नहीं करना, रेस्ट। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण जब आप फास्ट कर रहे हैं तो नेचुरली इंजेक्शन ऑफ फूड इज ओवर, नहीं कर रहे आप कुछ भी, एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो जब नहीं हो रही तो भाई फिर उस एनर्जी को यूज भी मत करो ना, क्योंकि नहीं तो आ ही नहीं रही आपके अंदर, जो थी उससे शुरू कर रहे हो। शांत रहो, रेस्ट में रहो, जैसे ही आप एग्जर्शन करेंगे और उधर से फास्ट किया हुआ है तो फिर वो बेनिफिट्स प्रॉब्लम आएगी, आपको नहीं देगा। फास्टिंग इज ऑलवेज कपल्ड विद रेस्ट, ये कहा जाता है। किसी भी तरह की एनर्जी वेस्ट हमें नहीं करनी, बिकॉज वाइटल फोर्स को नई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हम खुद एक्सर्शन करके उसको, फोर्स को अगर उधर लगाने लग जाएंगे, वो एलिमिनेशन की बजाय आपको इधर पूर्ति करने लगेगी, जिसका नुकसान। कहा यह जाता है कि अगर फास्ट के दौरान रेस्ट नहीं करते तो फास्ट का पर्पज ही ऑल टुगेदर खत्म। हमारा आज का तीसरा टॉपिक जो था, वैसे था तो वो मैंने जो लिख के दिया था कि हमारे शरीर पर इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस हैं, और कहां कहां फास्टिंग प्रोहिबिट होती है। आई प्रपोज कि इसे हम नेक्स्ट क्लास में करें। समय अभी 15 मिनट हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर बचेगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू है तो हमें क्वेश्चन नवरात्रों पर भी आता है। वो है सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्राज फास्ट। तो आज पीरियड भी नवरात्रों का है, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को पहले लेने को प्रपोज कर रहा हूं। समय बचेगा तो फिर देख ही लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट नोट आता है क्या सिग्निफिकेंस है। हम जानते हैं कि हमारे देश की एक रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है। एंशियंट टाइम में हमारे फोर फादर्स ने क्या किया, फास्ट को रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ फ्यूज कर। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर हम फास्ट को रिलीजियस बैकग्राउंड से अटैच कर देंगे तो लोगों को अपना कर्तव्य लगेगा, दे विल फील ड्यूटी बाउंड टू ऑब्जर्व दैट। इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए,
ईश्वर आपको भूखा रखकर खुश नहीं होगा। हाँ, वो इसलिए जरूर खुश होगा कि आप भूखा रखकर अपने शरीर को ठीक रख रहे हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जब आप अपने शरीर की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा होती है, इस सेंस में तो हम कह सकते हैं। तो हमारे पुराने लोगों ने फास्ट को जोड़ दिया रिलीजियस पर्पस के साथ, ताकि भाई ऐसे तो इंसान मानेगा नहीं, लेकिन उसको लगेगा अच्छा शिव जी खुश हो जाएंगे, माँ खुश हो जाएंगी, माँ दुर्गा खुश हो जाएंगी, चलो कोरोना पास रख लें, क्योंकि इसमें बताया गया इससे ये ठीक होता है। वो इसलिए बताया कि कम से कम इसी बहाने आप अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर पाए। तो इसका बड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड था हेल्थ वाइज, इसको फ्यूज करने का हमारे फोरफादर्स का। अब हम नवरात्रे पे आते हैं। नवरात्रि या नवरात्रास जिसे कहते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म का मोस्ट ऑस्पिशियस और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के सिंबल के तौर पर भी मनाते हैं नवरात्रों। छोटी सी स्टोरी है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने और उनकी वानर सेना ने, जिसमें हनुमान जी भी शामिल थे, मां दुर्गा की 9 दिन तक लगातार पूजा की थी, बिल्कुल सात्विक रहकर। और 10वें दिन उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। इस सिग्निफिकेंस से रावण को हराया। इस सिग्निफिकेंस के कारण नवरात्रों को मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। और 9 दिन तक ये हम फास्ट इसमें रखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये 2 बार आता है। हर बार, हर साल, एक तो जब स्प्रिंग सीजन, बाहर का सीजन आता है तब, और एक जब पतझड़ का सीजन शुरू होता है तब। इन 2 सीजन्स का क्लाइमेटिक और सोलर इन्फ्लुएंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको क्लींजिंग सीजन या चेंजिंग सीजन कहा जाता है, जिसके दौरान पूरी कायनात चेंज होती है। नेचुरली बसंत आएगी तो चेंज हुआ, पतझड़ आएगा तो चेंज हुआ। और इन 2 पीरियड्स को ऋतु संधि भी कहते हैं, जिसे हम सीजनल जंक्शन कहते हैं, बिकॉज इस पीरियड में देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सट्रीम सीजन ऑफ समर एंड विंटर टू मोर मॉडरेट सीजन ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम। अब गर्मियां पिछले दिनों थी, खत्म हो रही हैं, नवरात्रे आ गए। जब सर्दियां खत्म होने लगेंगी, पतझड़ आएगा, तो भी नवरात्र। तो इस पीरियड में क्योंकि नेचर में, प्रकृति में चेंज होता है, तो हमारा शरीर और मन, बॉडी एंड माइंड, इट ऑल्सो अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस। सो ये जो 2 ऋतु संधियां हैं, ये इनको लिया जाता है एज एन अपॉर्चुनिटी टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, माइंड एंड सोल, टू मेंटेन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस एंड हेल्थ बॉडी। इस पीरियड के अंदर सिर्फ सात्विक भोजन या नेचुरल भोजन दिए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इन व्रतों के दौरान ना फिर पूड़ियां, टिक्कियां, ये इसकी भावना के खिलाफ है। भगवान राम ने भी सात्विक भोजन किया था, तामसिक या ये तला हुआ या मसालों वाला नहीं। अगर सही मायने में आप नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं, तो इसका रिलीजियस और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। सात्विक खाना खाइए, सात्विक रहिए, और व्रत तोड़ने में ये टिकियां पूड़ियों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये रिक्वेस्ट ही है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। सो इसमें सात्विक और नेचुरल फूड ही खाना चाहिए। इस तरह 9 दिन तक फास्ट ऑब्जर्व जब हम करते हैं, तो ना केवल हमारी बॉडी एलिवेट होती है, बल्कि हमारी माइंड और सोल भी, क्योंकि इसके पीछे वो रिलीजियस प्रैक्टिस है। हमारे भूखे रहने से भगवान खुश नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, पर अगर हम भूखा रहकर अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं तो भगवान खुश। तो शरीर की सेवा टिक्कियों से नहीं होगी, पूड़ियों से नहीं होगी, तले हुए सामान से नहीं होगी, मसालों से नहीं होगी, सात्विक भोजन से ही होगी। दिस इन शॉर्ट इज द
सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रीज। तो अब समय 8-10 मिनट का फिर बचा रह गया, तो हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मुझे लगता है डील कर सकते हैं जो मैंने नीचे कहा भी। फास्टिंग क्या है वो हम सब देख ही चुके हैं। इसको छोटा कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग, जो ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है। अलग अलग सिस्टम्स पर क्या होता है इसका इफेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम पर कॉमन सी बात है कि फास्टिंग जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रेस्ट देती है, जिससे कि वो स्ट्रेंथन होता है। हमारी एक म्यूकोसल लाइनिंग होती है पेट के साथ, जो हम खाना खाते हैं या खाना देखते भी हैं तो उसमें से जो स्राव होने लगता है वो डाइजेशन के लिए बड़ा काम आता है। आपने अब फास्टिंग में इन चीजों को यूज करने से रोक दिया तो वो जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो भी और मोटी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और आपके जो डाइजेशन का ट्रैक्ट है ये, इसे भी रेस्ट मिलेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि फास्टिंग के बाद हमारी जो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की या डाइजेस्ट करने की फूड को पार है वो कई गुना बढ़ जाती है। दिस इज द इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। फास्टिंग का एक इफेक्ट ये होता है हमारा ब्लड प्योरीफाई और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो डाइजेशन में होती है, हमारी इंटेस्टाइन्स क्लियर होती हैं, हमारा ब्लड प्योर हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटे छोटे 2-2 4-4 लाइन के इफेक्ट्स देखने हैं हमने। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्यू टू द इंप्रूवमेंट ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम एंड सर्कुलेशन, फॉरेन मैटर जो हमारे शरीर में है इट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट इन द ब्रीदिंग मूवमेंट। क्योंकि हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में जो फॉरेन मैटर का गंद बला अड़ता था वो अब बाहर जा चुका है, तो इसलिए हमारी ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो बड़ा इजी हो जाता है, ईज आउट हो जाता है, और उस पर किसी तरह का वेस्ट मैटर का बर्डन नहीं रहता। दैट इज द इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो हमने पहले ही देखा है कि हमारी जो वाइटल फोर्स है, हमने पढ़ा ही था, डाइजेशन उसे करनी नहीं पड़ रही तो फिर वो सारा जोर एक्सक्रीशन पर लगाती है। तो एक्सक्रीशन सिस्टम, खास तौर पे जो हमारे एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लिवर, किडनीज और स्किन, इनकी कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है फास्टिंग के कारण, क्योंकि जो इन पे बर्डन होता है फूड को डाइजेशन करने का वो खत्म हो जाता है, बिकॉज हम फूड तो ले ही नहीं रहे होते। तो इनको रेस्ट मिलता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नर्वस, फास्टिंग का नर्वस सिस्टम पर बड़ा नॉर्मलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग, रिजुविनेटिंग इफेक्ट। कौन से स्कूल में कराया? मैम आपका स्पीकर ऑन हो गया प्लीज। पीछे वाली रोड पे, पीछे वाली रोड पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्टिंग, मैं नहीं इनको आके तो लो, ज्योति ले, तू ले ज्योति को दे। विनय जी आपका माइक ऑन है। ओके राजी, ओके ओके वेट। हम इस बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट। तो नर्वस सिस्टम को ये स्टेबलाइज करता है, सूद करता है, रिजुविनेट करता है, नॉर्मलाइज करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, हमने भी देखा, और इसका इफेक्ट हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी होता है। तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो रिलीव होता है, और फॉरेन मैटर का एक्सक्रीट होने के कारण बॉडी भी एलिमेंट से दूर होती है और नर्वस सिस्टम स्मूथ होता है। अब आ गया स्पिरिचुअल इफेक्ट। अभी हमने नवरात्रि वाला देखा, तो स्पिरिचुअल इफेक्ट अब हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि शुरू से ही इसको रिलीजन के साथ फ्यूज किया गया है। वी फील, जब हम व्रत रखने से, हम तो रिलीजियस एस्पेक्ट से रख रहे हैं, बट उसका फिजिकल इफेक्ट जब पड़ता है तो हमें अच्छा फील होता है कि हमें बड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने भगवान शिव के व्रत रखे थे शायद। उससे रिलीजियस फीलिंग के साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होती है और हमें अच्छा फील होता है, इसलिए भी इसका इफेक्ट माना गया है। अब कुछ आगे प्रिकॉशंस क्या लें।
कुछ प्रिकॉशन जरूरी है, मैं आपको 8-9 में अंडरलाइन कर देता हूं. वी आर स्टिल गेटिंग से 7-8 मिनट्स. 8 से 10 लीटर पानी आपने उस दौरान दिन में जरूर पीना है जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन स्मॉलर क्वांटिटीज. 1 लीटर पानी एक टाइम में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में 8-10 लीटर पी सकते हैं. इससे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो डिसॉल्व होते हैं. और अभी हमने देखा ही था, जीवनी शक्ति या वाइटल फोर्स तो लगी हुई है उसको प्रोसेस करने में, तो वो उसे बाहर निकाल देती है जो भी टॉक्सिन्स डिसॉल्व. फास्ट के दौरान एनीमा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसकी फास्ट की बेनिफिशियल प्रोसेस को डबल कर देता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स इसमें क्लीन हो जाती है. हमारी उन पे बोझ पहले ही नहीं खाने का पड़ रहा होता, और एनीमा करके हम उन्हें क्लीन कर. नाउ वैसे तो हमेशा ही रोज नहाना चाहिए, बट फास्ट के दौरान जरूर नहाना चाहिए, बिकॉज फास्टिंग का प्रोसेस ऐसा है जिससे आपका अलग अलग अंगों से आपका जो फॉरेन मैटर है वो बाहर निकलेगा. स्किन भी उसमें एक है, तो आप नहाएंगे तो वो क्लीन होगा, तो फिर अंदर से जो और टॉक्सिन बाहर आ रहा है उसको निकलने की जगह मिलेगी, इसलिए नहाना जरूर कहा जाए. आधे घंटे का रोज का सन बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फास्टिंग कर रहे हैं. तो दूसरा, संस्कृत में एक संयम की परिभाषा आती है, मनसा वचसा कर्मणा इंद्रिया नाम निग्रह इति संयम. मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही संयम है. ऐसे ही फास्टिंग, मैं आज फास्ट पे हूं, काश ना होता तो मैंने जलेबियां खाई, तो फास्टिंग का असर खत्म. मन से नहीं सोचना, वाणी से नहीं बोलना, और एक्टिविटी तो करनी ही नहीं, खाना तो है ही नहीं. तो मन, वचन और कर्म से आपको फास्टिंग करनी है, खाली कर्म कर्म से नहीं, मन और वचन भी साथ होने चाहिए. अगला, हमने देखा ही था, कंप्लीट रेस्ट लें फास्टिंग के दौरान. ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर. हो सके तो फास्टिंग के दौरान आप खुले में रहें और खुले में सोएं, ओपन प्लेस स्पेस में. और फास्टिंग के दौरान नेचुरल मसाज अगर आप करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इफेक्ट है. और लास्ट, वो बार बार हम देखते ही हैं, कोई भी क्राइसिस अगर आता है तो वो नेचर के उनके सिस्टम से देखना, ये एक हमारा पेट सेंटेंस होता ही है. अब फास्टिंग को रामबाण कहा. क्या ऐसा भी है कुछ चीजें जहां पर फास्टिंग बंद है, नहीं करनी चाहिए? हाँ, ऑलमोस्ट सभी डिजीजेस के लिए फास्टिंग रामबाण है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय में मदर को भी और फीटस को भी ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है, उस समय खाना छोड़ना गलत है. प्रेग्नेंट लेडीज को फास्ट नहीं रखने चाहिए. कई बार वो रिलीजियस सेंटिमेंट के कारण रखती हैं, वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता. दूसरा, कैंसर है किसी को, लगेगा सुनने में अजीब, क्योंकि कैंसर तेजी से फैलता है. हमें फास्ट जो है वो आकाश तत्व, स्पेस देता है. सो उस समय वो स्पेस कैंसर को मिलने लग जाती है, उसका एक्सपेंशन, उसका फैलना और तेज हो जाता है. तो इसलिए कैंसर के दौरान फास्ट नहीं रखना चाहिए, खास तौर पे अगर किसी को तेजी से फैलने वाला, कैंसर के भी कई प्रकार है, ऐसा वाला तो. किसी को लिवर या किडनी की बीमारी हो, तो क्योंकि जब लिवर की प्रॉब्लम होती है, लिवर एनलार्ज हुआ है, किडनीज में प्रॉब्लम है, तो उसमें बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं वो बड़ी तेजी से पहले ही खत्म हो रहे होते हैं. ऐसे में खाना खाकर उन्हें पूरा करना जरूरी होता है, और वहीं हम खाना छोड़ देते हैं, तो फिर नुकसान करता है. एड्स है किसी को, टीबी है किसी को, तो भी फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए.
बीमार व्यक्ति या बहुत कमजोर व्यक्ति, उससे भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, पहले ही न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर वो भी फूड छोड़ देंगे तो और मुसीबत है, इसलिए वो भी उनको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को सीवियर एनीमा है, उन लोगों को भी, रक्त की कमी ऑलरेडी है, ऐसे लोगों को भी नहीं करना चाहिए। डायबिटीज या जिनको अल्सर्स हैं, उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। सो इन 7-8 तरह के लोगों के अलावा फास्टिंग सबके लिए एडवाइजेबल है और अवश्य ही करनी चाहिए। हमने बड़े टाइम पर अपना खत्म कर लिया है। अगली बार के लिए हमारा जो हम डील करेंगे 2-3 टॉपिक्स हैं। क्या रूल्स हैं जब आप फास्ट स्टार्ट करते हैं और क्या रूल्स हैं जब आपने फास्ट खत्म कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट ऐसे ही खत्म नहीं किया जाना चाहिए, कर देते हैं हम लोग वो एक अलग बात है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि फास्टिंग के दौरान क्या क्राइसिस हो सकते हैं, उन क्राइसिस को कैसे मैनेज करना। हम नेचुरोपैथी में इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस तो है बट वो हील करने के लिए है, तो उसको कैसे देखना है। और दूसरी बात, हीलिंग क्राइसिस और डिस्ट्रक्टिव क्राइसिस में क्या फर्क, ये चीज हम देखेंगे। और इसके अलावा हम करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, जिसके साथ ही हमारा फास्टिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 10वीं पूरे बच्चे के 1 मिनट रहता है, फिर भी कोई सवाल अगर किसी का हो तो जरूर पूछ सकते। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर एक तो आपने 2-3 बार बोला है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों के लिए कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जी, नहीं क्वेश्चंस अलग अलग नहीं, तो सर ये पेपर का मैं बता देता हूँ। नहीं, ऑफलाइन पेपर किनका होगा और ऑनलाइन किनका होगा, दैट इज माय यस, क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि थिंक फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। अभी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है हमारे सेंटर के अंदर कि क्या होगा। हम लोगों का आज थोड़ा सा बातचीत भी हुई थी। वी आर प्लानिंग टू विजिट पर्टिकुलर आल्सो टू प्रेशराइज देम कि भाई आप अभी तक ये ऑनलाइन चल रहा था तो ऑनलाइन ही रखें, खास तौर पे सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो नया आया है, उसको जिस भी उसमें डालेंगे ढल जाएगा। हम लोग जो सेकंड ईयर में हैं, पिछले साल ऑनलाइन देकर गए, जो थर्ड ईयर में है वो पिछले 2 सालों से ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उनको एकदम पैटर्न चेंज करना ठीक नहीं है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ही हम अपने मन से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जरूर रखें, क्योंकि कैसा वक्त आएगा पता नहीं। मैंने इसलिए कहा कि ऑफलाइन होगा तो 2-2 4-4 पेजेस का जवाब देना है, और अगर ऑनलाइन होगा तो उसमें सिर्फ वो आपको मल्टीपल चॉइस पूछते हैं, एक आपने टिक करना होता है। तो वो मैं साथ साथ पॉइंट आउट इसलिए करता हूँ कि और वैसे भी जब अगर ऑफलाइन भी हो, उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, 5-4 आपको जो मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। तो वो पीछे पॉइंट आउट करना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कई बार कोई सोचता है कि चलो फास्ट की क्या पुरानी इंग्लिश कौन सी थी, क्या करना, नहीं। क्वेश्चन ही ये आएगा कि फास्ट को क्या इंग्लिश में पहले क्या, किस नाम से ये निकला है वर्ड। तो फीस्टन हमने पढ़ा होगा तो हम तुरंत उसमें से 4 में से 1 पे लगा दो, तो इसलिए सर that is एक it. और है सर जी वाइटल फोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। बिल्कुल। वाइटल फोर्स आप लोग फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो, जिसको कई लोग आप ये कहते हैं कि नेचर हमें संभालती है, एक जीवनीय शक्ति होती है। देखेंगे बड़े रोबस्ट हैं, कुछ लोग देखेंगे बड़े वीक हैं, बड़ी जल्दी एकदम से बीमारी पकड़ लेते हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति वीक है। जो वाइटल फोर्स है सब में है, कितनी है वो अलग अलग है। वाइटल फोर्स जो आपको ईश्वर से मिली वो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वाइटल फोर्स को 50% काम जब रोकते हो, 50 करके वो एक हिसाब से बढ़ने वाली बात ही हो गई ना। अगर वो मान लीजिए 5, उसकी शक्ति 10 है, 5 वो डाइजेशन पे लगाती है, 5 वो एक्सक्रीशन पे लगाती है। आपने खाना छोड़ा, फास्टिंग की, तो 10 का 10 ही एक्सक्रीशन पे लगा। अंदर जो भी आपके विजातीय तत्व या फॉरेन मैटर था
वो एक्सपेल हो गया और शरीर स्वस्थ हो गया। तो इसलिए वाइटल फोर्स को की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी मैंने बताया कि ये जरूरी है फास्ट। सो वाइटल चोट लगती है तो थोड़ी देर में ही वो अपने सूख जाता है। कौन सुखा रहा है? हड्डी टूटती है, ये होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह पे रखना है। जुड़ती तो वो अपने आप ही है, कौन जोड़ रहा है उसको? ये जो जोड़ रहा है उसे, या ये जो आपके खून का बहाव रोक रहा है, वो वही जीवनीय शक्ति है, वही वाइटल फोर्स है जो हम सब में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में कह लो या पावर में है। एम आई क्लियर? Yes, sir. So immunity and vital force is the same thing. आप कह सकते हैं यस, जिसकी वाइटल फोर्स ज्यादा होगी उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगी। सो आप ये कह लीजिए कि वाइटल फोर्स इज अ फ्यूल टू इम्यूनिटी, लेकिन वाइटल फोर्स का ही कम ज्यादा होना ही इम्यूनिटी का कम ज्यादा होना है। अशोक जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं। अशोक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, हैंड रेज इन्होंने एप्रिसिएशन में किया या कुछ पूछने के लिए किया। मैं तो सोचा शायद पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछूंगा कि जो क्वेरीज थी मैं सॉल्व कर पाया हूँ कि नहीं पता। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से जवाब दिया, क्या आप संतुष्ट हुए हैं या नहीं? Yes, sir, definitely. जी सर, जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं आती। जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये चाइल्ड्स के लिए फूड टेबल होती है, एडल्ट के लिए, लेडीज के लिए फूड टेबल होती है, वो चीजें हमको लर्न करनी पड़ेंगी? कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या फिर हरी सब्जियां या फ्रूट्स का कुछ इस नहीं, तरह से टेबल? मैं बताता हूँ। ये आपको थर्ड ईयर में आएगा। थर्ड ईयर में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि उसमें आपका गायनेक अलग से यूनिट है। ओके। और फिर एक आपका जिसे हम वो क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक्स, बच्चे का पैदा होना, चाइल्ड केयर, मदर केयर, उनमें ये चीजें आती हैं। हाँ, अगर आपको ऑफलाइन आया तो एक क्वेश्चन जरूर आता है आमतौर पे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फूड चार्ट बनाइए। जिस सिंपल सा है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं आता। इस स्टेज पर नहीं आता। फाइनल ईयर में जो है आपको ये डिटेल में करना पड़ता है कि कैसा कैसा उनको खाना देना है। अभी आपको ये, आपको की जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मुझे भी ये सवाल आया था। बुक्स के अंदर बड़े बड़े चार्ट्स बने हुए हैं, कुछ बना हुआ है, ऐसा बनाना नहीं आता है वो। हाँ, आप कोई चार्ट, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर का आपका एक वाइवा का भी है, उसमें आपने जो चार्ट बनाना है, तो ये फूड वाला चार्ट किसी का बना के ले जाएंगे तो इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अशोक जी का मैसेज क्या है? वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ जी अशोक जी पूछिए। अशोक जी मैसेज दे रहे हैं, हाथ खड़ा करें, पूछ नहीं रहे लेकिन। एनी अदर क्वेश्चन? अशोक जी आप भी। वैसे इस टॉपिक पे लेक्चर देते हुए मैं बड़ा सा, थोड़ा सा वो हो रहा था, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी इसमें आज हमारे, डॉक्टर रिचा हैं, डॉक्टर मीना गुप्ता हैं, तो और भी कुछ डॉक्टर्स होंगे, वो मुझे नहीं पता। They were all silent. वो तो उनकी, वो जिसे कहते हैं ना भी भले मानस की वो क्वालिटी है ना, वो कहते हैं भाई इतना अच्छा तो इसलिए हम चुप हैं क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, इसलिए चुप। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। आप बहुत अच्छा बताते हो, बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने में, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो आप। बेदी जी कमाल है, सैल्यूट है सर आपको। ओहो प्रवीण जी, हाँ सर, सैल्यूट सर आपको। बहुत जबरदस्त रहा सेशन और बहुत ही अच्छा लगा, और एक एक चीज इतनी क्लैरिटी से बताई है, ये लगता है कि कम से कम 4-5 किताबें हम लोगों ने पढ़ ली एक साथ। ग्रेटफुल सर, ग्रेटफुल। गजब गजब, बहुत इनफैक्ट आपकी बात बिल्कुल सही है। आप क्योंकि कवि हृदय हैं तो आप मर्म समझ जाते हैं। ये वाकई नोट्स जो हैं वो 4-5 किताबों को पढ़कर ही बनाए हुए हैं। वो सच में बात आपने ठीक कही। तो कोशिश करता हूँ मैं जितना ढूंढ के निकाल सकूं। बहुत अच्छा है। कई बार एक बार सुन लेने से बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और कई बार जब एग्जाम में कहीं भी कुछ आएगा ना, तो ये बात दिमाग, जिस ढंग से आप बताते हो वो दिमाग में, दिल में घर कर लेती है।
हाँ तो जी वहाँ जी, ऑटोमेटिक कंसेप्ट अपने क्लियर आप आ हो जाते जाएंगे। हैं, वो तो ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा है, हम सब लोगों के लिए जो लोग मिस करते हैं, मुझे लगता है हम लोग जी सबको भी इकट्ठा करके बोलना चाहिए कि सब लोग क्लास अटेंड करें, चाहे वो किसी भी ईयर के हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें तो प्रोवाइड मैंने की पहले है, भी बहुत कहा सारी है, चीजें अपनी लाइफ के लिए। असल में हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है वो फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर और फाइनल ईयर को जरूर सुननी चाहिए, और हाँ सेकंड ईयर बिल्कुल। की सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तो फर्स्ट वाला भी, क्योंकि तीनों सालों में हमारे सिलेबस में लिखा है कि तीनों में कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक और रत्नी जी ने फिर हाथ खड़ा किया है, पर मैं एग्जाम उनको को, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछ नहीं रहे हो। हाँ दूसरी बात एक ये है सर इसमें कि जी एक्चुअली जो नेचुरोपैथी है वो लाइफ के लिए है। आप एग्जाम पास करो ना करो, कुछ नंबर आए ना आए, कुछ बात है, आप क्लास से अलग, जो बुक से अलग अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं। हर आदमी जी बताएगा, जो भी लेक्चर होगा अपने एक्सपीरियंस से जरूर कुछ ना कुछ ऐड करेगा, जरूर, वो केवल बिल्कुल बुक ठीक। पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो जो हाँ, लाइफ चल रही है यही हमारी, कहने दिया उसमें नहीं। अपने सीखने के लिए, अपने इम्प्लीमेंट कर, अपने में, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, आपने कितना जी अच्छा सुंदर उदाहरण दिया कि धार्मिक कारण तो है ही है, लेकिन धर्म किस किस को साइंस समझाएंगे, हेलो इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया। जी तो जी जी वो अगर हम अब नवरात्र आज हेलो से शुरू विजय हुए, जी, तो कैन हम यू लोग हियर में मी? से अगर कुछ लोग इसको फास्टिंग को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जी जी जी। हेलो बिल्कुल सर। अशोक रत्नी जी का हैंड रेज हो रहा है, वो मैं, उन्होंने चैट में भी डाला कि आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, पर पता नहीं वो शायद अभी इधर उधर है, उन, पूछ नहीं रहे। उनसे बोलो म्यूट करके बोल दें। म्यूट करके। रत्तानी जी, हाँ अशोक जी म्यूट कर लो अपना माइक और बोलो, पूछो कुछ। हैंड रेस तो हो गया, माइक ऑन, हाँ माइक ऑफ करो। हाँ अब हुआ, हेलो आ ठीक है। गया आ गया जी, आ गए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए सॉरी, सर। मैं यही कोशिश कर रहा था। एक्चुअली जो अभी तक आपने जो स्टार्टिंग में फास्टिंग का बताया कि इट इज हेल्पफुल फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, जी जैसे कि अलग अलग तरीके में, लेकिन जहाँ पे एंड में आपने प्रिकॉशंस बताए उसमें भी काफी सारी, जैसे लिवर हो गया, कैंसर हो गया, और लास्ट में आपने ये भी बताया कि जनरली जो डिजीज या इल पर्सन होता है उसको नहीं फास्टिंग करनी चाहिए। तो ये हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग अलग मैं चीज नहीं पड़ गई? बिल्कुल नहीं, मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। मैंने प्लीज। कैंसर में बोला, जो कैंसर के ना टाइप्स हैं डिफरेंट। कुछ कैंसर हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं, जिनकी जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा है। अभी पिछले कुछ दिनों हमने हमारे हाईकोर्ट में हमारे एक लॉयर हैं, हमने उन्हें खोया है, उनका ऑपरेशन किया, जो अदरवाइज 6 महीने जिंदगी थी उनकी, वो ऑपरेशन से 6 दिन भी नहीं रही। तो ऐसा जो कैंसर का टाइप है, कि मेरे एक फ्रेंड है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि कुछ कैंसर्स बहुत तेजी से फैलते हैं, उनको स्पेस नहीं देनी। आकाश तत्व आप गेन कर रहे हैं इससे, और उसमें अगर आपने वो ले लिया, उन्हें फ्री हैंड दे दिया, तो वो तो फैल ही रहा है, तो वो बहुत तेजी से फैलेगा। मैंने वो सिंपल करके समझाने की कोशिश की थी। दूसरा, जो आपने इल पर्सन की बात की, डिजीज और इल में फर्क है थोड़ा सा, जो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूं आपको। कुछ लोगों का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक होता है, दे आर क्वाइट थिन। बीमार इस सेंस में है कि उनको खाया पिया नहीं लग रहा है, या वो बिल्कुल पहले ही परेशानी में है, उनका ही खाना बंद कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम। जो वीक है उससे खाना बंद नहीं करना है। ओबीस तो करेगा, ठीक है, डिजीज भी करेगा, लेकिन जो इल है इन द सेंस ऑफ बॉडी फ्रेम, उसके लिए है। मैं, लगता है शायद मैं क्लैरिफाई कर पाया हूं या नहीं, भी अगर डाउट रह गए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं ये बात, और कुछ अगर आपको लगे। थैंक यू। चलो, आई विल रीड थ्रू इट एंड आई एम श्योर दिस इज जी, गोइंग टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं कर पाया तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात जी नहीं, नहीं। थैंक यू सो कोशिश मच। करूंगा जिस बिल्कुल हद बिल्कुल तक। बिल्कुल जी। ठीक है जी, आई थैंक यू। थिंक कोई रह गए हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछें, वरना फिर मैं आई विल टेक योर लीव। मैं इस नोट के साथ बंद कर रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को हम अपना फाइनल ईयर की क्लास लेंगे, जिसमें हमारे मैम है एक, वो अगर लेंगे तो आर्थराइटिस पे लेंगे, और मैं लूंगा तो बीपी एंड अस्थमा पे लूंगा। बाकी देखते हैं, जैसा भी टाई अप होगा उस हिसाब से करेंगे। ट्यूसडे को होगी इसी पीरियड के दौरान हमारी थर्ड ईयर की क्लास।
And with this note, I say goodbye and good night to you. Thank you. गुड नाइट सर, थैंक यू। हाँ Thank रजनीश you. जो क्लासेस हो ना, वो क्लासेस चाहे किसी भी ईयर के लिए हो, लेकिन उसको हाँ जी। सबके लिए ओपन करवा दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो ओपन सबके लिए ही है, क्योंकि जो लिंक है वो तो सभी के लिए आता है। मैं हाँ, बस इसलिए ये link कहता हूँ सबके क्योंकि लिए है। दो एस्पेक्ट है ना जी। अगर कोई पर्टिकुलर के लोग कई कहते हैं पता ही नहीं लगता टॉपिक वो कौन से क्लास के लिए है, तो इसलिए बताता हूँ 3rd ईयर। हाँ अदरवाइज नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ अदरवाइज वो सभी के टॉपिक 3rd ईयर का है, लेकिन लिए। सब लोग उसको अटेंड करें, जिससे सब कुछ किसी न किसी समय सीख सकें कभी भी। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू। गुड नाइट। बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक्स एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एंड गुड नाइट।